विजयनगर ये केवल एक साम्राज्य का ही नाम नहीं, एक शहर का भी नाम था कि विजयनगर पूरे एम्पायर का भी नाम है और इस शहर का भी नाम है, और इस एम्पायर को स्टैब्लिश किया गया था। विजयनगर एम्पायर के बारे में हमें बहुत डिटेल में जानकारी मिलती है राजाओं के इंस्क्रिप्शन से और नायकास के इंस्क्रिप्शन से। इस फेस्टिवल के दौरान जितने भी नायक होते थे वो सब राजा के सामने हाजिरी लगाते थे और लार्ज स्केल में ट्रिब्यूट्स और गिफ्ट्स लेकर आते थे। हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों, आई एम समीर त्रिपाठी और हिस्ट्री एजुकेटर, एंड मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ह्यूमैनिटीज वाला चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हमारी माइंड मैप सीरीज के क्लास 12th का चैप्टर नंबर 7 कवर करने जा रहे हैं, दैट इज एन इंपीरियल कैपिटल द विजयनगर एम्पायर। और इस चैप्टर में हम बेसिकली 14 से 16 सेंचुरी के बीच की बात करेंगे। अगर विजयनगर एम्पायर की मैं बात करूं तो ये वो साम्राज्य था जो बेसिकली साउथ इंडिया में मेडिवल टाइम्स में स्थापित हुआ था, और ये तुंगभद्रा नदी के सदर्न पार्ट में डिवाइडेड था। बेसिकली ये कृष्णा नदी है, ये तुंगभद्रा नदी है, और भद्रा नदी के साउथ में ही ये एम्पायर स्थापित हुआ था। बेसिकली अगर मैं इस एम्पायर की बात करूं तो इस एम्पायर को स्थापित किया गया था 1336 में, और 17th सेंचुरी तक ये एम्पायर साउथ इंडिया को रूल करता है। तो आपको देखने को मिलेगा कि इट वाज नॉट ओनली द टाइम पीरियड ऑफ दिल्ली सल्तनत जब ये एम्पायर स्थापित हुआ था, लेकिन मुगल्स के टाइम पे भी ये एम्पायर कुछ वक्त के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये साउथ इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर। उसके अलावा ये इंपॉर्टेंट और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, या ये एम्पायर और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस बात को लेकर कि यहाँ पर जो आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट्स हुए थे, जो लिटरेचर के लिए लेकर डेवलपमेंट हुए थे, जो यहाँ के राजा महाराजाओं ने डेवलपमेंट किए थे, प्लस यहाँ की जो पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन थी वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड और बहुत ही ज़्यादा डेवलप थी। और आज के इस चैप्टर के अंदर हम विजयनगर को बहुत ही डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। बात करें अगर विजयनगर की, तो एज द नेम सजेस्ट, विजयनगर इसका मतलब होता है जीत का शहर, द सिटी ऑफ विक्ट्री। ऐसा शहर जो जीत के बाद बनवाया गया हो या जीत को मार्क करता हो, विक्ट्री को दर्शाता हो, ऐसा शहर। विजयनगर ये केवल एक साम्राज्य का ही नाम नहीं, एक शहर का भी नाम था कि विजयनगर पूरे एम्पायर का भी नाम है और इस शहर का भी नाम है, और इस एम्पायर को स्टैब्लिश किया गया था 14th सेंचुरी के अंडर। यह एम्पायर ऑलमोस्ट पूरे सदर्न पेनिनसुला को कैप्चर कर रहा था, और माना जाता है कि 1565 में इस शहर को नष्ट कर दिया गया था। अब 17वीं 18वीं शताब्दी में जब इस एम्पायर में पूरी तरीके से लोगों ने रहना छोड़ दिया था, तो ये एम्पायर खंडहरों में बदल गया। आगे चलकर अंग्रेजों ने जब दोबारा से इसकी खोज की तो इसकी डिटेल स्टडी की गई, डिटेल सर्वे किया गया, और पाया गया कि भाई यहाँ पर बहुत ही रिच कल्चर था जो हमें देखने को मिलता है मेडिवल इंडिया के अंदर। विजयनगर एम्पायर को लोकल लोग हम्पी शहर के नाम से भी जानते हैं, या उनके मेमोरी में एक शहर का नाम याद है जिसको वो हम्पी बोलते हैं। हम्पी बेसिकली ये लोकल जो गॉडेस हैं वहां की, पंपा देवी, उनके नाम से निकला हुआ है, और ये उस शहर को बोला जाता है जो कृष्णा तुंगभद्रा दोआब के आसपास बसा हुआ था, और वहां के लोग इस एरिया को हम्पी शहर के नाम से जानते हैं। आगे चलकर स्कॉलर्स ने कई सारे सोर्सेस का इस्तेमाल किया और इस पूरे विजयनगर एम्पायर की हिस्ट्री को दोबारा से लिखने की कोशिश की। अब हम्पी शहर की डिस्कवरी कब हुई? तो माना जाता है कि 1800 में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक एम्प्लॉय थे जिनका नाम था कर्नल कॉलिन मैकेंजी। इन्होंने हम्पी का सर्वे किया और पहली बार इन्होंने हम्पी के खंडहरों की खोज की। उन्होंने पहला सर्वे मैप तैयार किया इस साइट का, और जनरली जो इनिशियल इंफॉर्मेशन मिली वो उनको वहां के लोकल विरूपाक्ष टेम्पल और पंपा देवी के जो पुजारी थे और आसपास के जो लोग थे उनसे इंफॉर्मेशन मिली, और उनसे उन्हें पता चला कि यहाँ का लोकल ट्रेडिशन आखिर था क्या। आगे चलकर 1836 में कई सारे एपिग्राफिस्ट कौन होते हैं? जो इंस्क्रिप्शंस को पढ़ते हैं। तो कई सारे एपिग्राफिस्ट ने वहां जाना शुरू किया, इंस्क्रिप्शंस को पढ़ना शुरू किया, और काफी सारे सोर्सेस से इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया जाने लगा। दूसरी भाषा में जो राइटिंग्स थी उनसे जो सोर्सेज मिलते हैं उनको इकट्ठा किया गया। फॉरेन ट्रैवलर्स ने जो इस इलाके के बारे में लिखा, प्लस तेलुगु, कन्नड़ा, तमिल, संस्कृत भाषा में जो हमें विजयनगर का जिक्र मिलता है उन सबको कंपाइल किया जाने लगा, और एक विस्तृत इतिहास लिखा जाना शुरू किया गया विजयनगर एम्पायर का। और 1856 से फोटोग्राफ्स ली गई, सर्वे किए गए, एंड कोशिश की गई कि दोबारा से हम्पी के शहर का एक पूरा मानचित्र बनाया जाए और समझने की कोशिश की जाए कि आखिर हम्पी या विजयनगर एम्पायर में क्या क्या चीजें थी। अब विजयनगर एम्पायर की खोज की जब हम बात करते हैं तो विजयनगर एम्पायर ये माना जाता है स्थापित हुआ था 1336 में, और इसको स्थापित किया था दो भाइयों ने जिनका नाम था हरिहर और बुक्का। उन्होंने पहली डायनेस्टी जो स्थापित की, इट वाज कॉल्ड संगमा डायनेस्टी। तो विजयनगर एम्पायर स्थापित कब किया गया सर? विजयनगर एम्पायर स्थापित किया गया 1336 में हरिहर और बुक्का के द्वारा, और आगे चलकर यहां पर 4 सक्सेसिव डायनेस्टीज ने रूल किया। अगर एम्पायर के एक्सपांशन की बात करूं तो ये एम्पायर ऑलमोस्ट पूरे सदर्न पेनिनसुला को कवर कर रहा था, इनफैक्ट नीचे मद्रास तक के इलाकों को इसने अपने कब्जे में किया हुआ था। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे वाइड वैरायटी, अलग अलग कल्चर और ट्रेडिशन को मानने वाले लोग भी रह रहे थे, और विजयनगर एम्पायर के जो रिलेशन थे वो उनके आसपास के एरियाज के साथ भी अच्छे थे, और कई सारे कल्चरल इन्फ्लुएंस भी हमें देखने को मिलते हैं
जो विजयनगर एम्पायर के अंडर में हो रहे थे। विजयनगर रूलर्स की अगर बात करूं तो विजयनगर रूलर्स के नॉर्थ में उनके दो इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिशंस थे। एक तो थे दक्कनी सुल्तान जो डेक्कन के इलाकों में रूल कर रहे थे, और दूसरे थे गजपति रूलर्स जो ओडिशा के इलाकों में रूल कर रहे थे। और इनका मेन जो लड़ाई चल रहा था वो लड़ाई चल रहा था इस इलाके को कब्जे में करने का। पहला तो ये इलाका, इसको बोला जाता था रायचूर दोआब। क्या बोला जाता था इसको? रायचूर दोआब। दोआब मतलब दो नदियों के बीच का इलाका। तो कृष्णा और तुंगाभद्रा नदी के बीच का ये जो इलाका था इसको रायचूर दोआब कहा जाता था। और ओडिशा के रूलर के साथ इनकी लड़ाई चल रही थी ताकि यहां से जो कोस्टल व्यापार चल रहा है उस व्यापार को कंट्रोल किया जा सके। तो हमें देखने को मिलता है कि विजयनगर एम्पायर कॉन्स्टेंटली एक लड़ाई में उलझे हुए रहते थे अपने डेक्कनी सुल्तान्स के साथ और गजपति रूलर्स के साथ। उसके अलावा विजयनगर किंग्स की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने कई सारे लोकल कस्टम और ट्रेडिशंस को अपनाया और आर्किटेक्चर का बहुत तगड़ा डेवलपमेंट किया। जैसे कि हम बात करते हैं कि जिस इलाके में विजयनगर एम्पायर स्थापित हुआ था उस इलाके में ऑलरेडी चोलाज, होयसालाज और पल्लवाज रूल करके गए थे, और वहां पर ऑलरेडी उन्होंने बहुत सारे आर्किटेक्चर्स और लोकल टेंपल्स का डेवलपमेंट किया था। जैसे आपको देखने को मिलेगा बृहदेश्वरा टेंपल थांजावुर में और चन्नकेश्वरा टेंपल बेल्लूर में। और आगे चलकर इन्हीं आर्किटेक्चरल फीचर्स को और ज्यादा एक्सपांड करते हैं विजयनगर एम्पायर के राजा। थोड़ी सी इकोनॉमी की बात कर लेते हैं। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि भाई कैसे अलग अलग राजाओं के अलग अलग नामों से जाना जाता था। जैसे आप देखेंगे गजपति रूलर्स, गजपति रूलर्स कहा जाता था ओडिशा के राजाओं को। ओडिशा के राजा खुद को गजपति बोलते थे, दैट मींस एलिफेंट्स के राजा, द लॉर्ड ऑफ एलिफेंट्स। उसके अलावा हमारे पास दूसरे आते हैं डेक्कनी सुल्तान जिनको अश्वपति कहा जाता था, दैट मींस लॉर्ड ऑफ हॉर्सेस। और तीसरे आते थे विजयनगर एम्पायर के राजा जिनको नरपति कहा जाता था, दैट मींस लॉर्ड ऑफ मेन। तो ये तीन इंपॉर्टेंट किंगडम्स थे जो इस टाइम पे साउथ इंडिया में रूल कर रहे थे। और विजयनगर एम्पायर के राजा एक टाइटल भी अपनाते थे जहां पर वो खुद को राया बोलते थे। क्या बोलते थे? राया। और विजयनगर एम्पायर के लिए हमें कोई ऐसा नाम देखने को नहीं मिलता है कि कहीं पे भी किसी सोर्स के अंदर विजयनगर नाम मेंशन किया गया। उस टाइम के सोर्सेज में विजयनगर एम्पायर को कर्नाटका साम्राज्यमु कहा जाता था। कर्नाटका साम्राज्यमु। तो लोकल सोर्सेज जो हमें उस वक्त के मिलते हैं वो विजयनगर एम्पायर को किस नाम से मेंशन करते हैं? कर्नाटका साम्राज्यमु। अब बात करें अगर विजयनगर एम्पायर के इकोनॉमी के बारे में तो हमें देखने को मिलेगा कि भाई इस टाइम पे राजाओं के लिए चूंकि वो कंटिन्यूअसली युद्ध लड़ रहे हैं तो उनके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो होता था आर्मी का वो होते थे घोड़े। और घोड़े भारत के अंदर नहीं मिलते थे, अच्छी ब्रीड के घोड़े भारत के अंदर नहीं मिलते थे, वो सेंट्रल एशिया से मंगवाए जाते थे, ईरान, इराक, अफगानिस्तान के इलाकों से मंगवाए जाते थे। तो बेसिकली साउथ इंडिया के ये जो रूलर्स थे वो लगातार हॉर्स ट्रेड में इन्वॉल्व रहते थे, और इस ट्रेड को बेसिकली लीड कौन करते थे? अरब मर्चेंट्स। अरब मर्चेंट्स क्या करते थे? वो मिडिल मैन की तरह काम करते थे कि भाई दूसरी कंट्रीज से घोड़े खरीदे और इंडिया में आकर बेचे। तो दे वर बेसिकली ट्रेडर्स, राइट? तो हॉर्स ट्रेड साउथ इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था। बेसिकली इन हॉर्सेस को अरेबिया और सेंट्रल एशिया से इंपोर्ट कराया जाता था और उस पूरे व्यापार को अरब्स कंट्रोल करते थे। आगे चलकर कुछ लोकल मर्चेंट्स भी इस ट्रेड में इन्वॉल्व होने शुरू हुए और उनको कहा जाता था कुदिराई चेट्टी। कुदिराई का मतलब घोड़े और चेट्टी का मतलब मर्चेंट्स, तो उन्हें कुदिराई चेट्टी कहा जाता है। आगे चलकर 1498 में जब पोर्चुगीज ने भारत आना शुरू किया, पर्टिकुलरली वेस्टर्न कोस्ट के अंदर, तो यहाँ के जो पॉलिटिकल रिलेशंस हैं या पॉलिटिकल सिनेरियोज हैं वो तेजी से चेंज होने शुरू हो गए। ऑल्दो विजयनगर के राजाओं ने तो पोर्चुगीज के साथ अच्छे रिलेशंस बनाकर रखे थे, और आगे चलकर हमें देखने को मिलता है कि उनकी सुपीरियर मिलिट्री टेक्नोलॉजीज जो थी उससे भी विजयनगर एम्पायर ने काफी कुछ सीखा था। विजयनगर एम्पायर की अगर मैं बात करूं तो विजयनगर एम्पायर भी बहुत एक्टिव ट्रेड में इन्वॉल्व था। व्यापार साउथ इंडिया की सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक बैकबोन थी। तो विजयनगर एम्पायर भी बहुत प्रॉफिटेबल ट्रेड में इन्वॉल्व था। हमें देखने को मिलता है कि विजयनगर एम्पायर के जो मर्चेंट्स हैं वो स्पाइसेस, मसाले, कपड़े और महंगे जो रत्न होते थे उनमें व्यापार करते थे, और ये ट्रेड बहुत ही प्रॉफिटेबल होता था, जिसके चलते इन शहरों की जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ही रईस होती थी, और अल्टीमेटली जो पूरा किंगडम है वो हमें देखने को मिलता है कि बहुत ही रईस था। और ऐसा हमें इसलिए पता चलता है क्योंकि वहां का आर्किटेक्चर इतना ज्यादा डेवलप था, और जिन चीजों की डिमांड वहां पर हो रही थी वो एक्सोटिक गुड्स थे, हाई प्राइस्ड गुड्स थे, और बिकॉज वहां की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा रिच थी, दैट इज वाई वो उन गुड्स को कंज्यूम कर पा रही थी। अब हम बात करते हैं एम्पायर के बारे में, साम्राज्य की पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो माना जाता है कि विजयनगर एम्पायर में बेसिकली 4 सक्सेसिव डायनेस्टीज रूल करती हैं। सबसे पहली थी संगमा डायनेस्टी। हरिहर और बुक्का संगमा के बेटे थे और उन्होंने इस डायनेस्टी का नाम भी संगमा डायनेस्टी रखा। तो इस डायनेस्टी का फाउंडेशन रखा था हरिहर और बुक्का ने, और पहली डायनेस्टी जो रूल कर रही थी दैट वाज संगमा डायनेस्टी। दूसरी डायनेस्टी थी सलुवा डायनेस्टी, जो कि बेसिकली मिलिट्री कमांडर्स थे और उन्होंने पावर को ओवरटेक कर लिया था। तीसरी डायनेस्टी थी तुलुवा डायनेस्टी, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट अराविदु डायनेस्टी। और तुलुवा डायनेस्टी के बाद माना जाता है कि विजयनगर एम्पायर का धीरे धीरे करके डिक्लाइन होना शुरू हो गया था।
तुलुवा डायनेस्टी से ही विजयनगर एम्पायर के सबसे सुप्रसिद्ध राजा निकल कर आते हैं, जिनका नाम था कृष्णदेव एंड ही वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर। कृष्णदेव के टाइम पे हमें देखने को मिलता है कि साम्राज्य का ना केवल एक्सपांशन हुआ था, बट साम्राज्य की बाउंड्रीज को कंसोलिडेट भी किया गया था, बाउंड्रीज को सिक्योर भी किया गया था। कृष्णदेव के अंडर में हमें तीन इंपॉर्टेंट मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट देखने को मिलते हैं। सबसे पहला 1512 में उन्होंने जो मोस्ट कॉन्टेस्टेड, जो सबसे फर्टाइल इलाका था कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच का, रायचूर दोआब, उसको अपने कब्जे में किया। 1514 में उन्होंने गजपति के रूलर्स को हराया और 1520 में बीजापुर के सुल्तान को हराया। और अल्टीमेटली इसी के बाद उन्होंने टाइटल लिया स्टैब्लिशर ऑफ यवन किंगडम इन इंडिया, स्टैब्लिशर ऑफ यवन किंगडम इन इंडिया, क्योंकि उन्होंने डेक्कन सुल्तान की पोजीशन को वापस से स्टैब्लिश करने में हेल्प किया था। तो ये तीन इंपॉर्टेंट मिलिट्री अचीवमेंट्स थे विजयनगर एम्पायर के राजा कृष्णदेव के अंडर में। उसके अलावा हमें देखने को मिलता है कि कृष्णदेव ने आर्ट, आर्किटेक्चर और लिटरेचर का भी बहुत तगड़ा डेवलपमेंट किया। आपको देखने को मिलेगा कि लिटरेचर के मामले में कृष्णदेव ने स्वयं एक किताब लिखी है तेलुगु भाषा में, विच वॉज आमुक्त माल्यदा, और ये स्टेट क्राफ्ट के ऊपर, राज्य व्यवस्था के ऊपर एक किताब है। उसके अलावा संस्कृत में उन्होंने दो किताबें लिखी हैं, जाम्बवती कल्याणम और उषा परिणायम। आर्किटेक्चर की बात करूं तो कृष्णदेव ने साउथ इंडिया में बहुत ही खूबसूरत टेंपल्स बिल्ड कराए हैं, बड़े बड़े गेटवेज बनवाए हैं मंदिरों के आगे, मंडपम्स बनवाए हैं, पिलर्ड हॉल्स बनवाए हैं, और इनफैक्ट एक उन्होंने खुद टाउनशिप, एक कस्बा बसाया था अपनी माता जी के नाम पे, जिसको नागलपुरम कहा गया था। विजयनगर एम्पायर बहुत तेजी से ग्रो करता है कृष्णदेव के अंडर में, लेकिन विजयनगर एम्पायर के ऊपर काले बादल तब मंडराना शुरू कर देते हैं जब कृष्णदेव की मृत्यु हो जाती है 1529 के आसपास। कृष्णदेव की मृत्यु के बाद उनके भाई अच्युतदेव इसको किंगडम को रूल करते हैं, लेकिन वो ज्यादा लंबे वक्त तक इसको रूल नहीं कर पाते हैं, और उसके बाद कृष्णदेव के सन इन लॉ हमें देखने को मिलते हैं राम राया, जो किंगडम को रूल करने की कोशिश करते हैं और किंगडम को चलाने की कोशिश करते हैं। 1542 से ही हमें देखने को मिलता है कि धीरे धीरे करके विजयनगर एम्पायर की जो पावर है वो तुलुवा से अराविदु की ओर शिफ्ट होना शुरू हो जाती है। इसी बीच में डक्कनी जो किंगडम था, डक्कनी सल्तनत था, वो भी धीरे धीरे करके टूटना शुरू होता है। डक्कनी सल्तनत यूं तो एक पूरा सल्तनत था, लेकिन आगे चलकर वो 5 हिस्सों में टूटकर बिखर जाता है 1530 तक आते आते। वो थे अहमदनगर, गोलकोंडा, बीजापुर, बीदर और बरार। तो राम राया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि कैसे वो नदन डक्कनी सुल्तान से विजयनगर को बचाकर रखेंगे। अब इसके लिए राम राया क्या करते हैं कि वो डक्कनी सुल्तानों को ही आपस में लड़वाते रहते हैं, जिससे कि उनका ध्यान विजयनगर के ऊपर ना जाए। लेकिन ये पॉलिसी ज्यादा लंबे वक्त तक काम नहीं आती, और आखिरकार 1565 में 1565 में एक बहुत ही हिस्टोरिक बैटल होता है, जिसको हम बैटल ऑफ राक्षसी तांगड़ी, तालीकोटा या बन्नी हट्टी भी बोलते हैं। इन तीनों नामों से इस बैटल को जाना जाता है। इस बैटल में बेसिकली विजयनगर की आर्मी डेक्कनी सुल्तानों के साथ भिड़ती है, और डेक्कनी सुल्तान केवल एक नहीं, 3 डेक्कनी सुल्तान अलायंस बनाकर साथ में विजयनगर से भिड़ते हैं। 1565 में विजयनगर एम्पायर की आर्मी को लीड कर रहे थे राम राया, और उनके अपोजिशन में थे डेक्कनी सुल्तानों का अलायंस, जिसमें बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा सबसे सुप्रीम थे। और इस युद्ध में विजयनगर को हरा दिया जाता है, और पहली बार डेक्कनी सुल्तान विजयनगर के अंदर घुसकर इस शहर को पूरी तरीके से नष्ट कर देते हैं। अल्टीमेटली हमें देखने को मिलता है कि इनिशियली विजयनगर एम्पायर के राजाओं की रिलेशन डेक्कनी सुल्तानों के साथ खराब नहीं थी, क्योंकि मैंने बताया कृष्णदेव ने तो खुद को एस्टेब्लिशर ऑफ यवन किंगडम भी कहा है, जब उन्होंने बीजापुर की पॉलिटिक्स को ठीक करने में हेल्प की थी। इनफैक्ट बीजापुर ने भी विजयनगर की पॉलिटिक्स में काफी हेल्प की थी जब कृष्णदेव की मृत्यु हो गई थी। लेकिन अल्टीमेटली जो राम राय ने एक डिजास्टर्स पॉलिसी अपनाई इन डेक्कनी सुल्तानों को आपस में लड़वाने की, वो कहीं ना कहीं बहुत असफल हुई, एंड विजयनगर एम्पायर का डिक्लाइन वहीं से होना शुरू हो गया। ठीक है, ऑल्दो विजयनगर एम्पायर कंटिन्यूड रहा अराविदूस के अंडर में, लेकिन अब उनका सेंटर विजयनगर नहीं था। वो विजयनगर शहर जो है वो डिक्लाइन हो गया था 1565 में। अब जो पावर सेंटर है वो अराविदू के साथ साउथ इंडिया की ओर और ज्यादा डीप साउथ में शिफ्ट हो गया था। बात करते हैं विजयनगर एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन की, तो विजयनगर के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एक सबसे हमें यूनिक डेवलपमेंट देखने को मिलता है, जिसको अमर नायका सिस्टम कहा जाता है या नयनकारा सिस्टम कहा जाता है। बेसिकली होता क्या था कि विजयनगर एम्पायर के स्टैब्लिश होने से पहले साउथ इंडिया के अंदर कई सारे छोटे छोटे मिलिट्री कमांडर्स थे, जो छोटे छोटे इलाकों को रूल करते थे। इन मिलिट्री कमांडर्स को नायकास कहा जाता था। ये बेसिकली मिलिट्री चीफ्स होते थे, जिनके अंडर में कुछ पीजेंट्स होते थे, और इनके अपने खुद के किले होते थे, अपनी खुद की आर्मी होती थी। ये बेसिकली तेलुगु और कन्नड़ा भाषा बोलते थे, और छोटे छोटे इलाकों का एडमिनिस्ट्रेशन खुद से संभालते थे। जब विजयनगर एम्पायर ने पूरे साउथ इंडिया को अपने कब्जे में कर लिया, तो अब इन नायकास के साथ क्या किया जाए, क्या क्या होगा इनके साथ? या तो विजयनगर के राजा हर एक नायका के साथ इंडिविजुअली लड़े, या उनको अपनी सर्विस में रख लें। तो विजयनगर एम्पायर के राजाओं ने समझदारी दिखाते हुए इन नायकों को अपनी सर्विस में रख लिया, और क्या कहा कि तुम मुझे अपना राजा मान लो, और हमारे अंडर में रहते हुए जो इलाके आपके अंडर में है उसको देखो और वहां की देखरेख करो। अब क्या हुआ
इस व्यवस्था को अमर नायका सिस्टम कहा गया या नयनकारा सिस्टम कहा गया कि भाई पहले वो जो नायक थे अब उनको विजयनगर ने अपनी सर्विस में रख लिया और उनको बोला गया अमर नायका। अमर नायका क्यों कहा गया? क्योंकि अब विजयनगर के राजाओं ने क्या बोला कि आप जिस जमीन को रूल कर रहे थे वो जमीन आप अपने पास रखिए, और उस जमीन को अमरम कहा गया। उस जमीन को क्या कहा गया? अमरम कहा गया। और ये बोला गया कि अब आप उस अमरम जो लैंड आपको दी गई है, जो जमीन दी गई है, आप वहां पर राज्य व्यवस्था संभालिए, वहां से टैक्स कलेक्ट कीजिए, एक आर्मी मेंटेन कीजिए और आप अपना लोकल एडमिनिस्ट्रेशन चला सकते हैं। अब अमर नायकों को क्या ड्यूटी दी गई? अमर नायका को एक जमीन दे दी गई, एक एरिया दे दिया गया रूल करने के लिए, और उसको अमरम लैंड कहा गया। इस अमरम लैंड से अमर नायका को क्या करना है? टैक्स और ड्यूज कलेक्ट करने हैं। जो भी किसान हैं, जो भी व्यापारी हैं, जो भी आर्टिजन्स हैं, कारीगर हैं, उनसे टैक्स कलेक्ट करना है। अब उस टैक्स के टोटल 3 हिस्से हमें देखने को मिलते हैं। पहला हिस्सा अमर नायक अपनी खुद की जरूरत के लिए रखेगा। एक हिस्सा राजा को टैक्स की तरह देकर आएगा, जो राजा को उसने प्रॉमिस किया है कि मैं यहां से टैक्स कलेक्ट करूंगा। और तीसरा हिस्सा वो रखेगा हॉर्स मेंटेन करने के लिए, एलिफेंट्स मेंटेन करने के लिए, आर्मी की भर्ती करने के लिए, आर्मी को ट्रेन करने के लिए, और उसके अलावा लोकल लेवल पर मंदिर बनवाने के लिए, सड़कें बनवाने के लिए, पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज करने के लिए। अब क्योंकि अमर नायकों के पास आर्मी भी है और उनके पास मनी का रिसोर्स भी है, तो कई बार अमर नायक रिबेलियस हो जाते थे, वो विद्रोह कर देते थे, जिसके चलते राजा लगातार अमर नायकों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता रहता था। हर साल के एंड में अमर नायकों को राजा को पूरे साल भर का जो भी टैक्स जमा होता था वो लाकर देना होता था, और जब भी कभी राजा अमर नायकों को बुलाता था तो अमर नायकों को राजा के कोर्ट में प्रेजेंट होना पड़ता था और साथ में गिफ्ट्स लेके जाने पड़ते थे, जो ये दर्शाता था कि राजा का कंट्रोल है अभी भी अमर नायकों के ऊपर। कई मामलों में हमें ये अमर नायका सिस्टम दिल्ली के इक्ता सिस्टम की तरह दिखता है, जहां पर इक्ता सिस्टम में भी यही होता था कि भाई इक्तेदार को एक जमीन दे दी जाती थी और उसको कहा जाता था कि आप यहां से टैक्स कलेक्ट करिए और उससे एक आर्मी मेंटेन कीजिए और हमें आर्म्ड फोर्सेस प्रोवाइड कराइए। अब विजयनगर की कैपिटल की बात करते हैं। विजयनगर एम्पायर के आर्किटेक्चर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, सेटलमेंट की बात कर लेते हैं। विजयनगर एम्पायर के बारे में हमें बहुत डिटेल में जानकारी मिलती है राजाओं के इंस्क्रिप्शन से और नायकास के इंस्क्रिप्शन से। उसके अलावा उनके कॉइन्स भी मिलते हैं, बट बहुत इंटरेस्टिंग जानकारियां हमें मिलती हैं फॉरेन राइटर्स के द्वारा। विजयनगर एम्पायर एक ऐसा साम्राज्य था जिसने कई सारे फॉरेनर्स को अट्रैक्ट किया। हमें देखने को मिलता है कि थ्रू आउट द हिस्ट्री कई सारी जगहों से अलग अलग ट्रैवलर्स भारत में आए और उन्होंने विजयनगर एम्पायर को ट्रैवल किया और उसके बारे में बहुत विविड जानकारियां दी। जैसे आप देखेंगे निकोलो डी कॉन्टी एक इटालियन ट्रैवलर थे, अब्दुल रजाक समरकंदी ये पर्शियन एम्बेसडर थे, अफनासी निकितिन ये रशिया से आए थे, दुआर्ते बारबोसा, डोमिंगो पायस और फर्नाओ न्यूनिस ये पोर्चुगीज थे, और ये सभी 15वीं 16वीं और 17वीं शताब्दी में विजयनगर एम्पायर को विजिट करते थे। अब विजयनगर एम्पायर की अगर मैं बात करूं तो वहां पे वाटर रिसोर्सेज की अगर हम बात करते हैं तो ये ऐसे इलाकों में सिचुएटेड था जहां पर पानी या बारिश की व्यवस्था उतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन तुंगा भद्रा जो रिवर थी, तुंगा भद्रा रिवर एक नेचुरल रिसोर्स की तरह हमें वहां पर देखने को मिलती है, जो एक नदी का पूरा इलाका बना रही है, पहाड़ों को काटते हुए एक नेचुरल रिवर बेसिन बना रही है, जिससे कि पानी की पूरी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती थी। और उसी तुंगाभद्रा रिवर से जो छोटी छोटी धाराएं निकलती थी, कहीं ना कहीं वो पानी का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्रोत हो जाती थी, जिससे कि पीने के पानी और खेती करने के लिए पूरी डिमांड पूरी हो जाती थी। इसके अलावा विजयनगर के राजा जो थे वो कई सारे रिजर्वायर्स और टैंक्स बना लेते थे इन्हीं नदियों के इर्द गिर्द, जिससे कि जब भी कभी थोड़ी बहुत बारिश हो तो पानी इकट्ठा हो जाए और आगे पानी की रिक्वायरमेंट पूरी होती रहे। जैसे हमें विजयनगर एम्पायर के अंदर 2 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। पहला था कमलापुरा टैंक और दूसरा था हिरिया कैनाल, जिससे कि पानी को एक जगह दूसरी जगह तक ले जाया जाता था पहाड़ों के बीच से होते हुए, और कमरापुला टैंक बनाया गया था ताकि पानी को, बारिश के पानी को इकट्ठा किया जा सके और बाद में उसका इस्तेमाल किया जा सके। नेक्स्ट, विजयनगर एम्पायर के अगर मैं आपको विजयनगर शहर के बारे में अगर मैं बताऊं तो शहर के आर्किटेक्चर को लेकर फॉरेन राइटर्स बहुत ही ज्यादा अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें क्या देखने को मिला कि यूं तो राजा अपने कैपिटल के इर्द गिर्द एक ऊंची से दीवार बनाता था जिसको किला कहा जाता था, तो वो बेसिकली एक ही किला बनवाता था जहां पर उसका पैलेस होता था, जहां पर उसका दरबार होता था, जहां पर राजा का महल होता था, वो केवल उसको सुरक्षित रखता था, बाकी चीजों के ऊपर उतना फोकस नहीं होता था। विजयनगर के राजा एक स्टेप आगे गए और उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरे शहर को ही किलों के अंदर बंद कर लिया, और केवल एक लेयर ऑफ किला नहीं, केवल एक पूरी दीवार नहीं, ऐसी टोटल 7 लेयर ऑफ फोर्टिफिकेशन हमें देखने को मिलती हैं, जिसके बारे में अब्दुल रज्जाक समरकंदी बहुत डिटेल में जानकारी देते हैं। अब्दुल रज्जाक समरकंदी बताता है कि ये एक बहुत ही एडवांस्ड थिंकिंग थी विजयनगर के राजाओं की, जहां पर हमें पहली, दूसरी और तीसरी वॉल के अंदर खेत, खलिहान, जंगल, पेड़ देखने को मिलते हैं। 5वीं और 6वीं वॉल के अंदर हमें देखने को मिलता है कि राजा और राजा का घर और उसका पैलेस और रॉयल सेंटर देखने को मिलता है, राज दरबार जहां पर लगता था। और 7वीं वॉल के अंदर हमें सेक्रेड सेंटर, जहां पर पूरे देवी देवताओं का या जो स्पिरिचुअल सेंटर होता था वो देखने को मिलता है। अब्दुल रजाक समरकंदी बताता है कि ये बहुत ही एडवांस डेवलपमेंट था विजयनगर के राजाओं के द्वारा, क्योंकि मेडिवल इंडिया में क्या होता था, जब भी कोई
दो राज्य लड़ाई लड़ते थे तो कोशिश क्या की जाती थी कि दूसरे राजा का जो खाने पीने की व्यवस्था है या जो दूसरे राजा के जो पानी की व्यवस्था है उसको रोक दिया जाए, ताकि अगर वो अपने किले के अंदर छुपा भी हुआ हो तो एक पॉइंट के बाद उसको बाहर आना पड़े। तो विजयनगर एम्पायर के राजा एक स्टेप आगे गए और उन्होंने अपने खाने और पीने की व्यवस्था को ही, पूरे एग्रीकल्चर को ही उन्होंने फोर्टिफाई कर लिया और उसको सुरक्षित करके रख लिया। डोमिंगो पाइस भी इन फोर्टिफिकेशंस के बारे में बहुत डिटेल में जानकारी देते हैं। अब एक किले से दूसरे किले के बीच में जाने के लिए बेसिकली गेट्स होते थे और ये गेट्स इंडो इस्लामिक स्टाइल में बने हुए थे। हर लेयर ऑफ फोर्टिफिकेशन के बीच में रोड्स बनाई गई थी जो इजीली पूरे इलाके को कनेक्ट करती थी, और ये जो गेट्स थे इनमें डोम्स और आर्चेस थे। इसी कारण से इतिहासकार क्या मानते हैं कि एक इंडो इस्लामिक स्टाइल के स्ट्रक्चर थे जहां पर इंडियन और इस्लामिक स्टाइल को मर्ज करके या कंपाइल करके या मिलाकर एक स्ट्रक्चर बनाया गया था। अब हम आ जाते हैं अर्बन कोर में। ये तो हो गए कि जहां पर खेत खलिहान थे। अब अर्बन कोर की बात करते हैं, मतलब बेसिकली जहां शहर बसा हुआ था, जहां पर लोग रह रहे थे, आम जनता रह रही थी। अर्बन कोर में माना जाता है कि आम लोगों के घर थे, मुस्लिम रेसिडेंशियल क्वार्टर्स थे, रिच ट्रेडर्स के घर थे, व्यापारियों के घर थे। क्यों? क्योंकि हमें वहां से पोर्सिलिन के टुकड़े देखने को मिलते हैं, सिल्क के टुकड़े देखने को मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि वहां पे व्यापारी लोग रहते थे। उसके अलावा मुस्लिम रेसिडेंशियल एरियाज के बारे में कैसे पता चलता है? वहां पर हमें दरगाह और मस्जिद देखने को मिलती हैं। उसके अलावा इस पूरे इलाके में कई सारे छोटे छोटे मंदिर देखने को मिलते हैं, जिससे कि ये पता चलता है कि यहाँ पर विभिन्न जातियों और धर्म को मानने वाले लोग रहते थे। उसके अलावा घर जो होते थे वो मेनली लाइन्स में बने हुए होते थे, और सारे घर जो है वो कच्चे पदार्थ से बने हुए होते थे। मतलब किसी भी प्रकार से किसी रेत गिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, लकड़ी और भूसे से ही मेनली घर बने हुए होते थे। तो हमें घर एज सच देखने को नहीं मिलते हैं। उसके अलावा हमें क्या देखने को मिलता है कि भाई यहां पर कुछ टैंक्स और वेल्स भी बने हुए थे, जिससे कि वाटर की रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जाए। अब अर्बन एरिया में भी हमें कोई बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर्स देखने को नहीं मिलती। अब अर्बन एरिया के आगे जब हम आते हैं तो पूरे सेटलमेंट के साउथ वेस्टर्न कॉर्नर पर सिचुएटेड था रॉयल सेंटर। रॉयल सेंटर का मतलब क्या हुआ? राज दरबार, या बेसिकली राजा और उसके आसपास जो मंत्री जहां पर रह रहे थे वो रॉयल सेंटर, कैपिटल कह लीजिए, राजधानी कह लीजिए, ये साउथ वेस्टर्न पार्ट पर लोकेटेड था। इस रॉयल पैलेस के अंदर हमें 60 बिल्डिंग्स मिली हैं जिनको टेम्पल्स कहा गया है, और 30 बिल्डिंग्स मिली हैं जिनको पैलेसेस कहा गया है, महल कहा गया है। अब यूं तो इनके बारे में कोई खास डिस्टिंक्शन बता पाना आसान नहीं था, लेकिन इतिहासकार ये मानते हैं कि विजयनगर एम्पायर के अंदर जो मंदिर बने हुए होते थे वो बेसिकली मैसनरी के बने हुए थे, ईंट, रेत, गिट्टी, पत्थर, तो वो एग्जिस्ट करते थे। और वहीं पे जो सेक्युलर बिल्डिंग्स होती थी, जो धर्म से रिलेटेड नहीं होती थी, वो लकड़ी और ऐसे सामान से बनी हुई होती थी जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सड़ जाए या खराब हो जाए। तो इसी कारण से पैलेसेस के ऊपर हमें कोई स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता है, लेकिन सेक्रेड बिल्डिंग्स जो भी थी, मंदिर या मस्जिद, जो भी बिल्डिंग्स ऐसा कुछ डिनोट कर रही थी कि वो किसी धर्म से जुड़ी हुई हैं, वो हमेशा पक्के होते थे। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं किंग्स पैलेस के अंदर, कि ये तो हो गया पूरा राज्य का इलाका जहां पर राजा और उसके मंत्री रह रहे हैं। अब सबसे अंदर आ जाते हैं हम किंग्स पैलेस, जहां राजा का महल है। राजा के महल की जब हम बात करते हैं, किंग्स पैलेस की हम बात करते हैं, तो किंग्स पैलेस के अंदर हमें ये सबसे बड़ा इलाका है जो किलेबंदी से घेरा गया है। यहाँ पे हमें दो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स देखने को मिलती हैं। एक तो है ऑडियंस हॉल। ऑडियंस हॉल एक बहुत बड़ा सा प्लेटफॉर्म है जिसमें हमें जिसमें ऊपर कोई स्ट्रक्चर नहीं है, बस एक प्लेटफॉर्म दिख रहा है, और उसमें बहुत क्लोज क्लोज स्पेसेस पर पिलर के लिए पोल्स देखने को मिलते हैं, पिलर्स के लिए छेद देखने को मिलते हैं, और स्टेयर्स केसेस का प्रमाण मिलता है जिससे कि सेकंड फ्लोर पे जाया जा सकता था। लेकिन अब ये पिलर्स के लिए जो पोल्स बने हुए हैं, जो छेद बने हुए, इतने क्लोजली कॉम्पैक्टेड स्पेस्ड हैं कि भाई अगर इतने पास पास पिलर होंगे तो लोग खड़े कैसे होते रहे होंगे, या इसका क्या काम होता था, हम ये नहीं समझ पाते। अगली जो सबसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है, इट इज महानवमी डिब्बा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे से सवाल भी आता है। पूरे राज्य की सबसे ऊंची जो जगह होती थी वो थी महानवमी डिब्बा। ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर लोकेटेड थी शहर के, और ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था जो 11,000 स्क्वायर फीट पर फैला हुआ था और 40 फीट ऊंचा था। इसकी जो बेस था उसमें कई सारी हमें कारीगरी देखने को मिलती हैं। ये बेसिकली माना जाता है कि ये महानवमी डिब्बा महानवमी से रिलेटेड था, विच इज 9th ग्रेट डे। जो 10 दिन का फेस्टिवल होता है ना हमारे यहाँ पर, तो उसको 9th ग्रेट डे जो होता था उसको महानवमी माना जाता था। इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है अलग अलग जगहों पे, जैसे कहीं पे महानवमी, कहीं पे दशहरा, कहीं पे दुर्गा पूजा, और कहीं पे नवरात्रि। माना जाता है कि विजयनगर एम्पायर के जो राजा थे वो इस महानवमी के फेस्टिवल को बहुत बढ़ चढ़कर सेलिब्रेट करते थे, और इसी फेस्टिवल के थ्रू अपनी पावर और प्रेस्टीज को स्टैब्लिश करने की कोशिश करते थे। यहाँ पर पूरे के पूरे 9 दिन बहुत अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज होती थी, जैसे राज्य के भगवान, मतलब जो हमारे देव हैं, हमारे कुल देवता हैं, उनकी पूजा होती थी, राजा के घोड़े की पूजा की जाती थी, उसके अलावा सेक्रीफाइसेस किए जाते थे, डांस, म्यूजिक, रेसलिंग का परफॉर्मेंस होता था, चल यात्राएं निकाली जाती थी घोड़ों और हाथियों को सजाकर।
चीफ नायका राजा के सामने प्रेजेंटेशन करते थे, ट्रिब्यूट जो भी साल भर का देना होता था वो इसी टाइम पे लाकर देते थे, कि पूरे साल का जो टैक्स होता था वो उन्हें महानवमी पे लाकर ही देना होता था। आखिरी दिन 9वें दिन राजा पूरी आर्मी को, अपनी आर्मी को और नायकों की आर्मी को इंस्पेक्ट करता था, और ये कहीं ना कहीं एक तरीका था राजा को अपनी पावर और प्रेस्टीज शो करने का। इस फेस्टिवल के दौरान जितने भी नायक होते थे वो सब राजा के सामने हाजिरी लगाते थे और लार्ज स्केल में ट्रिब्यूट्स और गिफ्ट्स लेकर आते थे। ये पूरा क्या है, ये एक सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन है कि राजा अपनी पावर और अपने स्टेटस को शो करना चाहता था कि सी आई एम द सुप्रीम वन और तुम सब मेरे अंडर में हो, तो भाई हर साल आके एक बार हाजिरी तो लगाओगे और मुझे टैक्स दोगे, जिससे कि मैं ये मान सकूं कि हाँ भाई तुम अभी भी मेरी अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर रहे हो। उसके अलावा रॉयल सेंटर के अंदर कुछ और भी हमें बिल्डिंग मिलती है, जैसे लोटस महल। अब हमें नहीं पता कि इस लोटस महल का क्या काम था, बट इसका स्ट्रक्चर लोटस जैसा था तो इसको लोटस महल कहा गया कॉलिन मैकेंजी के द्वारा। फिर हमें एक टेंपल मिलता है विच इज हजारा रामस्वामी टेंपल। ये बहुत ही खूबसूरत टेंपल है, और इस टेंपल में यूं तो हमें कोई मूर्ति नहीं मिलती, लेकिन इस टेंपल की दीवारों के अंदर हमें रामायण के चित्रों का शिल्पकारी देखने को मिलती है, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल टेंपल। इतिहासकार मानते हैं कि रॉयल पैलेस में इस टेंपल का होना यह दिखाता है कि अब राजा तो हर रोज सेक्रेट सेंटर जाएगा नहीं, जहां पे मतलब पूरे राज्य के भगवान है या जो सेंटर है पूरा, वहां तो राजा रोज नहीं जा सकता है, तो उसने एक अपने प्राइवेट यूज के लिए ये टेंपल बनवाया हुआ था, और यहीं पर जो राजा और उसकी फैमिली होती थी वो पूजा करती थी। नेक्स्ट कम्स अप द सेक्रेड सेंटर। सेक्रेड सेंटर का मतलब क्या हुआ, दिव्य सेंटर, जहां पर होता है ना कि भाई एक पूरे शहर के अंदर कई बार होता है कि एक बहुत बड़ा सा मंदिर होता है या एक ऐसी जगह जहां पर सारे मंदिर होते हैं, तो वैसे ही विजयनगर एम्पायर में एक जगह थी जहां पर सारे इंपॉर्टेंट मंदिर थे, बेसिकली विरूपाक्ष और पंपा देवी जो उनकी लोकल गॉड्स और गॉडेसेस थी, उनका सेंटर था वो, और वहीं पे उनकी पूजा की जाती थी, तो इसको सेक्रेड सेंटर माना जाता था। ये बेसिकली नदन साइड पर लोकेटेड था, जैसे विजयनगर एम्पायर के नदन साइड तुंगभद्रा रिवर के ऊपर साइड लोकेटेड था, जहां पर हमें बेसिकली पथरीले पहाड़ देखने को मिलते हैं। अब ये रॉकी नदन माउंटेन जो था, ये इतिहास में बहुत ज्यादा इसका जिक्र देखने को मिलता है। कुछ लोग मानते हैं कि ये वो जगह थी जहां पर मंकी किंगडम, वाली और सुग्रीव जो मंकी किंगडम था उनका, रामायण के अंदर हमें जिनका जिक्र देखने को मिलता है, किष्किंधा, ये वो जगह थी। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये वो जगह थी जहां पर पंपा देवी जी ने विरूपाक्ष से शादी करने के लिए तपस्या की थी। विरूपाक्ष बेसिकली शिव जी के एक अवतार माने जाते हैं, शिव जी का एक स्वरूप माने जाते हैं। और विरूपाक्ष कौन है, विजयनगर एम्पायर या हम्पी शहर के संरक्षक, रक्षक देवता। तो बेसिकली ऐसा माना जाता है कि पंपा देवी ने विरूपाक्ष से शादी करने के लिए यहीं पर ही तपस्या की थी। कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ पर बहुत पुराना जैन ट्रेडिशन था, और हमें कई सारी जैन मठ और जैन मोनेस्ट्रीज देखने को मिलती हैं। उसके अलावा इस इलाके में पहले से ही विजयनगर एम्पायर के पहले ही जो राज्य रूल करके गए थे, उन्होंने बहुत सारे टेंपल्स ऑलरेडी बनवाए हुए थे। जैसे आप देखेंगे चालुक्यास, होयसालास, पल्लवास, चोलास, उन्होंने बहुत सारे टेंपल्स इस इलाके में ऑलरेडी बिल्ड कराए हुए थे। तो टेंपल बिल्डिंग का ट्रेडिशन ऑल दो बहुत ही टाइम से चला हुआ आ रहा था। अब राजा जनरली टेंपल्स बनवाते क्यों थे, तो भाई वो अपनी लेजिटिमेसी को स्थापित करने के लिए बनवाते थे कि भाई देखो हम भगवान से जुड़े हुए हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो हम अच्छे लोग हैं। उसके अलावा टेंपल्स जो होते थे वो लर्निंग के सेंटर होते थे, जहां पर बेसिकली पढ़ाई लिखाई होती थी, और सोशो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के भी सेंटर होते थे कि भाई कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई या लर्निंग जो होती थी, बेसिकली पाठशालाएं पहले जो होती थी वो टेंपल में ही होती, तो इस कारण से टेंपल का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता था। इनफैक्ट विजयनगर एम्पायर के जो राजा थे वो अपनी अथॉरिटी एस्टेब्लिश नहीं करते थे। विजयनगर एम्पायर के राजा हमेशा ये बोलते थे कि हम विरूपाक्ष, भगवान विरूपाक्ष के बिहाफ में रूल कर रहे हैं, हम उन्हीं के एक रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम उन्हीं के अनुयायी हैं, और हम उनके नाम पे रूल कर रहे हैं, ये साम्राज्य हमारा नहीं है, भगवान विरूपाक्ष का ही है, हम केवल तो एक आप कह सकते हैं कि हम रूलर हैं बस, जो यहाँ को चला रहे हैं, बाकी हमारा इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। ऐसा हमें क्यों पता चलता है, क्योंकि जो भी रॉयल ऑर्डर होते थे, जो भी राजा के ऑर्डर होते थे, वो हमेशा किस नाम से साइन किए जाते थे, वो साइन किए जाते थे श्री विरूपाक्ष नाम से। कन्नड़ा स्क्रिप्ट में वो हमेशा श्री विरूपाक्ष लिखा जाता था, तो राजा अपने नाम का साइन नहीं करता था, वो श्री विरूपाक्ष लिखता था हमेशा। उसके अलावा जो राजा थे विजयनगर एम्पायर के, वो टाइटल लेते थे हिंदू सुरतराना, जिसका मतलब होता था हिंदू सुल्तान। अब बात करते हैं आर्किटेक्चर के बारे में, तो यहाँ के जो टेम्पल्स थे, ऑलरेडी बहुत से टेम्पल्स बने हुए थे, लेकिन विजयनगर के राजाओं ने यहाँ पर बहुत सारे टेम्पलों को बढ़वाया, एलेबोरेट करवाया, उनमें गोपुरम और मंडप बनवाए। बेसिकली राया गोपुरम क्या होते थे, राया गोपुरम रॉयल गेटवेज, बहुत बड़े बड़े, आप साउथ इंडिया के मंदिरों को अगर देखेंगे तो उसके सामने बहुत भव्य और बहुत विशाल गेटवे होते थे, जो कई बार मंदिर से ज्यादा बड़े होते थे। ये रॉयल गेटवे बनवाने का रीजन क्या था, पहली चीज तो भाई ये कि दूर से वो एक मंदिर के बारे में हमें दर्शा सकते हैं। उसके अलावा ये राजा की पावर, रिसोर्स और टेक्निक के बारे में बता रहे हैं कि देखो भाई राजा के पास ये पावर, ये टेक्निक और रिसोर्सेज हैं, जिससे कि वो इतने बड़े बड़े गेटवेज बना सकें। नेक्स्ट जो डेवलपमेंट्स किए गए, मंदिरों के सामने आपने देखा होगा कि पिलर हॉल्ड होते थे, पिलर्ड हॉल्स की
पत्थर के पिलर्स और लंबे लंबे हॉल, जैसे भगवान जहां बैठे हैं जिसको गर्भगृह बोलते हैं, उसके पहले एक लंबा सा हॉल होता है। उन पिलर्ड हॉल या कॉरिडोर्स को मंडपम कहा जाता था या पवेलियन। बेसिकली यहाँ पर क्या किया जाता था कि जो भी पूजा पाठ होती है या भगवान की भक्ति से रिलेटेड इवेंट्स होते हैं, जैसे भाई भगवान की इमेज को रख के वहां पर नाच गाना किया जा रहा है, भजन किया जा रहा है, कीर्तन किया जा रहा है, या भगवान की शादी का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो ये सब चीजें उन मंडपों के अंदर किया जाता था। कुछ मंडपों को इनफैक्ट इसलिए लगाया जाता था कि भाई वहां पर भगवान की मूर्ति को झूले में रखेंगे और उनको झूला झुलाया जाएगा। कुछ मंडप बनाए जाते हैं कि भगवान की शादी, श्री विरूपाक्ष और पंपा देवी की जो मैरिज होती थी उसको सेलिब्रेट किया जाता था उसमें। अब हमें दो इंपॉर्टेंट टेंपल देखने को मिलते हैं विजयनगर एम्पायर के अंदर। पहला है विरूपाक्ष टेंपल। माना जाता है कि ओरिजिनली ये टेंपल 9th सेंचुरी सी में बना था, लेकिन आगे चलकर इसका जो ईस्टर्न गोपुरम है और इसका जो हॉल है जिसमें बहुत खूबसूरत पिलर हैं जिनमें शिल्पकारी की गई है, वो विजयनगर एम्पायर के राजा कृष्णदेव राया विजयनगर एम्पायर के राजा कृष्णदेव राया के अंडर में बनवाया गया था। और वहीं पे दूसरी तरफ एक टेंपल हमें देखने को मिलता है विजयनगर एम्पायर के अंदर, विच वाज विट्ठल टेंपल। अब भगवान विट्ठल वाज ओरिजिनली द गॉड जिनकी पूजा महाराष्ट्र में की जाती थी, पंढारपुर में। भगवान विट्ठल को भगवान विष्णु का एक स्वरूप माना जाता था और भगवान विष्णु की पूजा या विट्ठल देवता की पूजा महाराष्ट्र में की जाती थी। लेकिन कर्नाटका में उनकी पूजा ये दिखाती है कि हाँ भाई, जो विजयनगर एम्पायर के राजा थे, दे वर ओपन टू द कल्चरल इंटरेक्शंस एंड अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वो दूसरे लोगों के कल्चर को भी अपना रहे थे। तो हमें एक विरूपाक्ष टेंपल के साथ साथ विट्ठल टेंपल भी देखने को मिलता है, जो जहां पर बेसिकली एक सबसे खूबसूरत जो चीज थी कि मंदिर के सामने एक टेंपल बना हुआ है जो रथ के समान है, चैरियट के समान है। उसके अलावा उस टेंपल के इर्द गिर्द पिलर्ड कॉरिडोर बनवाए गए हैं जहां पर दुकानदार अपनी दुकानें लगा सकते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, आगे चलकर इवन जो आगे दूसरे रायाज आए और नायकाज आए, उन्होंने भी साउथ इंडिया के टेंपल्स में बहुत सारे गोपुरम्स बनवाए। एंड दैट इज वाई इवन यू कैन सी टिल नाउ कि साउथ इंडिया के टेंपल्स बेसिकली बहुत स्प्लेंडेड होते थे। तो ये सब डेवलपमेंट्स हुए हैं विजयनगर एम्पायर के राजाओं के अंडर में। प्लॉटिंग पैलेसेस, टेंपल्स एंड बाजार। सब देखो भाई, विजयनगर एम्पायर को जब खोजा गया तो वो उसमें सिर्फ खंडहर बचे हुए थे। तो इनिशियली कॉलोनियल कॉलिन मैकेंजी ने उसके बारे में पढ़ा और उसका सर्वे मैप बनाना शुरू किया। आगे चलकर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और कर्नाटका डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम ने इनिशिएटिव्स लिए, जिससे कि उन्होंने हम्पी को डिस्कवर करना शुरू किया और हम्पी का संरक्षण करना शुरू किया। आगे चलकर 1976 में हम्पी को एक साइट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस घोषित कर दिया गया और 1986 में हम्पी को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया। जॉन एम फ्रिट्ज, जॉर्ज मिशेल और एम एस नागराज, ये तीन ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने विजयनगर एम्पायर या हम्पी में बहुत लंबे वक्त तक काम किया। और बेसिकली इनका मेन मोटिव यही था कि हम विजयनगर एम्पायर के मैप को फिर से तैयार करें, उनको दोबारा से प्लॉट करें, ताकि हम ये जान सकें कि कहां पर कौन कौन सी बिल्डिंग थी। राइट, उन्होंने बहुत सालों तक काम किया ताकि जो वुडन स्ट्रक्चर्स जो जा चुके हैं, जो विजयनगर एम्पायर नष्ट हो चुका है, जहां पर अब कुछ नहीं बचा है, केवल खंडहर बचे हुए हैं, उन खंडहर को स्टडी करें और एक मैप बनाने की कोशिश करें कि सच में यहां पर क्या रहता रहा होगा। जिसके चलते उन्होंने क्या किया कि पूरे साइट को एक मैप में डिवाइड किया, फिर मैप को ब्लॉक्स में डिवाइड किया, फिर हर एक ब्लॉक को फर्दर डिटेल में दिखाया, फिर उसमें से भी एक ब्लॉक को उठाया और फिर डिटेल में उसको शो किया। जिसके चलते व्हाट दे वर ट्राइंग टू डू कि भाई पूरे विजयनगर एम्पायर को इमेजिन करके वहां पर कहां पर पैलेसेस थे, कहां पर बाजार थे, कहां पर मंदिर थे, उन सबको दोबारा से मैप में तैयार कर सकें और एक मैप तैयार कर सकें ये जानने के लिए कि विजयनगर एम्पायर में आखिर क्या क्या कहां कहां पर होता था। अब ये बिल्डिंग्स आखिर हमें क्या क्या बताती हैं? तो बिल्डिंग्स देखो दोस्तों, हमें बताती हैं कि स्पेसेस का इस्तेमाल कैसे किया जाता था, जगहों का इस्तेमाल कैसे किया जाता था, राजा का क्या विजन होता था कि उन जगहों को कैसे बनाया जाए, क्या वहां पर बाजार कैसे बनाया गया, कहां पर बाजार बनाए गए, कहां पर घर, कहां पर महल, कहां पर मंदिर। उसके अलावा उनको कैसे बनाया गया उसके बारे में हमें पता चलता है, क्या टेक्निक्स यूज की गई, क्या मटेरियल का इस्तेमाल किया गया। ये हमें बताते हैं इस बारे में कि भाई जो अलग अलग बिल्डिंग टेक्निक्स देखने को मिलते हैं उससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे अलग अलग आइडियाज और कल्चर का भी इन्फ्लुएंस हो रहा था। उसके अलावा ये बताते हैं कि बिल्डर के मन में क्या चल रहा था इसको बनाने से पहले, ये बताते हैं हमें वहां पे रह रहे लोगों के बारे में, और आखिरकार ये हमें बताते हैं आम लोगों के बारे में। लेकिन हमें ये बिल्डिंग्स ये नहीं बताती कि आम लोग आखिर उसके बारे में क्या सोचते थे, क्या उनके लिए वो बिल्डिंग एक्सेसिबल थी, क्या वो देखकर ही यूं निकल जाते थे, क्या यहाँ पर जिन लेबर्स ने काम किया वो कहाँ से आए थे, उनको कितनी सैलरी मिलती थी, इस इंजीनियर वो कौन थे जिन्होंने इस बिल्डिंग को डिजाइन किया था। तो ये सारे सवाल बिल्डिंग्स हमें आंसर नहीं कर पाती हैं, बट हाँ इन बिल्डिंग से हमें काफी कुछ जानने को मिलता है। तो आई होप सारी बातें आपको क्लियर हैं दोस्तों। दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड इस सेशन के लिए। मिलता हूं मैं आपसे अगले लेक्चर के अंदर। टिल टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। मुस्कुराते रहिए और याद रखिएगा हमारा मोटो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। थैंक यू वेरी मच।